हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है रिकैप सीरीज में। आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर। अब तक 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। उम्मीद है इससे आपके रिवीजन में बहुत आपको मदद मिली होगी। तो आज लेक्चर 3 में टोटल लगभग 6 लेक्चर्स हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के करने वाले हैं और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चंस हम हर लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज पर बेस्ड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप भी जानते हैं, तो इसको नोट करा जाए। टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, देखिए दोनों वायर्स हैं, दोनों का वायर्स का मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, एंड द सेम लेंथ आर कनेक्टेड टू द टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज। एक लेफ्ट गैप होता है और एक राइट गैप होता है, उन्हें गैप में जोड़ा गया है। द बैलेंसिंग लेंथ मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट इज 25 सेंटीमीटर। लेफ्ट से मेजर करने पे बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है? 25 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ वायर इज द लेफ्ट गैप टू दैट इन द राइट गैप इज। तो देखिए हम मान लेते हैं कि लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस है आपका R1। तो R1 को हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू रो L अपॉन, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, पाई R1 स्क्वायर। और राइट गैप में हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो R2 को हम लिख सकते हैं, दोनों का मटेरियल सेम है इसलिए रो सेम होगा, लेंथ भी सेम है, पाई R2 स्क्वायर। तो ये तो पहली कंसेप्ट हो गई। यहां से हमने निकालना है R1 अपॉन R2। यहां से आप निकाल लीजिए R1 अपॉन R2। तो ये हो जाएगा रो L अपॉन, डिवाइड कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन रो L कैंसिल, पाई भी कैंसिल। तो हमें मिला R1 बाय R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। R1 बाय R2 की वैल्यू आ गई R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अब मीटर ब्रिज की थ्योरी लगाने पर लेफ्ट गैप के रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है, और नल पॉइंट मिला है लेफ्ट हैंड साइड से 25 सेंटीमीटर पर, तो हम इसको कह सकते हैं, देखिए हम इसको कह सकते हैं 25, और राइट गैप में होगा 100 माइनस 25। तो R1 अपॉन R2 25:75 आ गया, तो ये आ गया 1/3। और हम R1 अपॉन R2 निकाल चुके हैं। तो देखिए हमने R1 अपॉन R2 निकाला था R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो इसको पलट दीजिए, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट गैप 1 है और राइट गैप 2 है। तो अब रूट ले लीजिए, R1 बाय R2 आ गया आपका √3, और √3 को आप लिख सकते हैं 1.732। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मीटर ब्रिज बहुत सिंपल है पर इम्पोर्टेंट भी है, और बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हमने इसका आंसर यहाँ पे निकाल लिया 1.732। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा कठिन भी है, नोट करें। A voltmeter resistance 500 ohm is used to measure the EMF of cell of internal resistance 4 ohm. एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, उसकी मदद से हम एक सेल का EMF मेजर करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। तो देखिए ये सेटअप कुछ ऐसा है, ये हमारा सेल है, मान लीजिए सेल का EMF है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 4 ओम।
और इससे हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये हमें दिया गया है 500 ओम। तो देखिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, हमेशा याद रखिए इस कंसेप्ट को। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो पहली कंसेप्ट होगी। तो वोल्ट मीटर क्या पढ़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा, जो भी उसकी वैल्यू है। और अगर वोल्ट मीटर को ओपन सर्किट में लगाया जाता है, और देखिए पहली बात ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है 500 ओम। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर को, ये भी याद रखिए, इफ आइडियल वोल्ट मीटर, इफ आइडियल, ये बताना जरूरी है, वोल्ट मीटर is connected across the cell, then it will read EMF of cell, it will read EMF of cell। पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, और आप जानते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 500 ओम इन्फिनिटी होता है, और पर इसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही पड़ेगा। तो देखिए अब कंसेप्ट क्या होगी कि कोई भी वोल्ट मीटर, एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अब इसकी बात करते हैं, एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will be equal to EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्ट मीटर की रीडिंग में एरर क्या होगी, EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will be equal to E minus V upon E into 100। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता तो वो EMF पड़ता, पर आपका ये जो वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है वो आइडियल नहीं है, इसलिए वो क्या रीड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि उसको रीड करना था EMF, पर EMF रीड करने की जगह उसको रीड करना था E, पर उसको रीड करने की जगह उसने क्या रीड किया, V। तो उसकी एरर कितनी हो गई, ऑब्वियसली उसकी एरर हो गई E माइनस V। तो परसेंटेज एरर ऐसे निकाली जाती है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए E माइनस वी अपॉन E इंटू 100 को हमें निकालना है। तो सबसे पहले V की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो V को हम लिख सकते हैं IR, और I को हम लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस R इंटू R। तो V हो गया ER अपॉन R प्लस R, ER अपॉन R प्लस R। तो अब ये हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ये टफ क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। R प्लस R अपॉन E इंटू 100। न्यूमरेटर से आप E को कॉमन ले लीजिए, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस R अपॉन R प्लस R, और नीचे भी E है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये याद रखिए, अब 1 माइनस R अपॉन R प्लस R इंटू 100। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 500 और इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका 4 इंटू 100। तो ये हमें मिला, अगले स्टेप में हम जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें मिला 1 माइनस 500 बाय 504 इंटू 100। तो ये हो गया 504 माइनस 500 अपॉन 504 इंटू 100। तो ये मिला 4 अपॉन
504 इंटू 100। अब आप इसे 2 से काट सकते हैं, 4 5 2, फिर काट सकते हैं 1 2 और 6। तो ये हो गया 100/126, 100/126। फिर 2 से काटिए 50/53। अब आपको डिवाइड करना है 50/53, 0.00, ये 9 बार जाएगा तो 27, और 9 बार नहीं जाएगा, ये 500 है तो 10 530 होता है, यस। तो 9 बार जाएगा 27, 9 5 जा 45, और ये हो जाएगा हमारा डिवीजन में 47। 9 3 जा 27, 2 बचा, 9 5 45 और 2 47, तो ये हो गया 3 2 23। तो परसेंटेज एरर इन द रीडिंग इज 0.09, 0.09। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये टफ क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है, 0.09। फिर से आप देख लीजिए कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो एरर इन द रीडिंग इज ई माइनस वी अपॉन ई, वी की वैल्यू रख दी, ई आर अपॉन आर प्लस आर, ई कैंसिल हो गया और यहाँ आया आर प्लस आर। तो ये 504, 1 माइनस 500 अपॉन 504, तो ये हो गया 4 अपॉन 504। तो ये सब कैलकुलेट करने पे कितना आया, 0.09। तो बहुत अच्छा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप रीड कर लीजिए और यहाँ कुछ करेक्शंस है वो मैं कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। A rectangular block has dimension 5 centimeter, 5 centimeter, 10 centimeter. Calculate the resistance measured between two square ends. ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं. And the opposite rectangular ends. Specific resistance of the material is 3.5 into 10 to the power minus 5 ohm meter. तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमने डायग्राम बना लिया। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात स्क्वायर फेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रहे हमारे स्क्वायर फेसेस। हम इनको नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये हो जाएगा ई एफ जी एच। तो पहला जो पार्ट हम करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर फेसेस, रेजिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर फेसेस, बिटवीन स्क्वायर फेसेस। तो स्क्वायर फेसेस के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले स्क्वायर फेसेस का एरिया 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदल दीजिए, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अब दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर फेसेस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर फेसेस, स्क्वायर फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर होगा तो लेंथ को आपको लेना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। तो अब R इक्वल टू रो एल बाय ए लगा दीजिए। हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो रो की वैल्यू है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, लेंथ 10 to the power minus 1, area 25 into 10 to the power minus 4। तो अब इसको हम अगली स्लाइड पर ले जाते हैं। तो R इक्वल टू 3.5
चेक कर लेते हैं। 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 divided by 25 into 10 to the power minus 4। तो ये हो गया आपका 35/250, डेसिमल को हटाए 10 to the power minus 2। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 7/50, तो 7/5 कर सकते हैं, एक 10 ऊपर चला जाएगा, 10 to the power minus 3 ओम। तो ये तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस। तो चलिए देखिए, थोड़ा बता देते हैं कि यहाँ रेक्टेंगुलर एंड्स कौन से हैं। तो ये है, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर एंड है, येलो कलर से मैंने बता दिया। और दूसरा रेक्टेंगुलर एंड आपको कहाँ मिलेगा, इसके ठीक ऊपर, ये रहा। तो जब आपको रेक्टेंगुलर एंड्स के बीच में वोल्टेज निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर एंड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये फिगर देखने पे पता चलता है कि ये जो येलो कलर के रेक्टेंगुलर एंड्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, इनका एरिया कितना है, 5 × 10। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिस्टेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर फेसेस, लेंथ हो गई, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 × 10 to the power minus 2 मीटर। एरिया हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 50 × 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। तो अब रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। R = ρL/A, रो की वैल्यू 3.5, 10 to the power minus 5, लेंथ 5 × 10 to the power minus 2 अपॉन एरिया 50 × 10 to the power minus 4। तो देखिए 50 को 10 बार कैंसिल कर देगा, तो बहुत आसानी से आंसर आ गया 3.5। अब 10 to the power minus 5 minus 2, ये ऊपर गया 4, -4 क्या हो जाएगा, जब न्यूमरेटर में जाएगा +4 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 होगी। तो रेजिस्टेंस आ गया 3.5 minus 10 to the power minus 4 ओम। तो इस तरह से आप इन सब सवालों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। और क्यों नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से पेपर बिल्कुल मीडियम आ रहा है, लेकिन उस पेपर में एक दिक्कत है कि हमें 1 मिनट के अंदर सवाल को सॉल्व करना है। तो हमें अपनी स्किल को ऐसे डेवलप करना है कि जिससे हम 1 मिनट के अंदर किसी भी सवाल को कर सकें। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बड़ा अच्छा सवाल है, मीटर ब्रिज पर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल, इसको आप नोट करें। तो पढ़ते हैं, टू अननोन रेजिस्टेंस X and Y आर कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड राइट गैप। तो लेफ्ट में गैप में आपका रेजिस्टेंस X है और राइट में आपका रेजिस्टेंस Y है, ऑफ ए मीटर ब्रिज, एंड द बैलेंसिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो बैलेंसिंग पॉइंट लेफ्ट से 80 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो अब आगे पढ़ते हैं, व्हेन ए 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू X, जब X के साथ पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो बैलेंस पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। द वैल्यूज ऑफ X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर। इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय राइट गैप का रेजिस्टेंस, नल पॉइंट मिला है आपको 80 सेंटीमीटर पे, तो हमने वो R1/R2 जो फॉर्मूला है ना आपका मीटर ब्रिज का, L/100 - L, उसका यूज कर रहे हैं। तो 100 - 80, तो ये आ गया 80/24। तो
x इक्वल टू 4y, या हम कहें y इक्वल टू x बाय 4, एक ही बात है। अब हम लेफ्ट गैप में x के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 10 ओम को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप हो जाएगा R1 R2 10 इंटू एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, और रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप, रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप वो तो उतना ही रहा, y। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 10x अपॉन 10 प्लस एक्स अपॉन y। अब आपका जो नल पॉइंट मिल रहा है 50 सेंटीमीटर में मिला है, तो 50 अपॉन 100 माइनस 50, तो ये हो गया 50 बाय 50, दैट इज 1। अब फ्रैक्शन को एडजस्ट करिए, 10x अपॉन 10 प्लस एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा इंटू y इक्वल टू 1। तो अब हम सॉल्व करेंगे 10x इक्वल टू 10 प्लस एक्स इंटू वाई को। अब पीछे जाके हम देखते हैं, हम y की वैल्यू को यहां रखने वाले हैं, y की वैल्यू को हम रखने वाले हैं x बाय 4, तो y की वैल्यू को हम रख देंगे x बाय 4। देखिए x अपॉन 4, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये 4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो 30 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आ गई। अब y क्या है? y है आपका क्या, कितना है? y है आपका x बाय 4। y कितना है? x बाय 4। तो 30 डिवाइडेड बाय 4, तो y कितना आ गया? 7.5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सेकंड होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। थोड़ा कैलकुलेशन में आप ध्यान रखें कि कैसे इसको सॉल्व करा जाता है। तो ये हमारा जो आंसर आ गया। अब देखिए अगले आंसर की तरफ हम जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये रहा हमारा अब अगला क्वेश्चन। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, पर कैलकुलेशन के प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको यहाँ पर लिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। The temperature coefficient of resistance of platinum is alpha equal to 3.92 into 10 to the power minus 3 per Kelvin at 0 degree Celsius. Find the temperature at which the increase in the resistance of platinum wire is 10% of its value at 0 degree Celsius. तो कहने का मतलब है कि आप उस टेम्परेचर को निकालिए जिस पर प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू से 10% ज्यादा हो जाए, 10% ज्यादा हो जाए। तो अब हम इसको बहुत सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब आर टी क्या है? R0 प्लस 10% ऑफ R0, R0 10 R0 डिवाइडेड बाय 100, तो कैंसिल हो गया। R0 प्लस R0 बाय 10, एलसीएम ले लीजिए, 10 R0 प्लस R0, तो 11 R0 बाय 10। तो ये आपकी टेम्परेचर आर टी की वैल्यू हो गई। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस से 10% ज्यादा हो, तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए कुछ नहीं करना, हम इस वैल्यू को रख देंगे। हमारा फॉर्मूला है आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, तो ये आ गया हमारा 11 R0 बाय 10
आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ आर नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा 11/10 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी। 1 को इधर ले जाइए, 11/10 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टी। तो ये हो जाएगा 1/10 इक्वल टू अल्फा टी। और हमें टेम्परेचर निकालना है, तो टेम्परेचर हो गया 1/10 अल्फा। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर लिया है। तो टेम्परेचर कितना हो गया 1/10 अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 3.92 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया 1/10 अल्फा। अल्फा की वैल्यू रख दें 3.92 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया 3.92 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया 100/3.92। तो 100,000/392। तो अब हमें डिवीजन करना है। 10,000 में हम डिवाइड करेंगे 392 से। 392 से डिवाइड हम करने जा रहे हैं। तो पहला डिवीजन आएगा 2 बार, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9 18, 1 6 784। तो 1000 में से 784 चले गए, तो हमें मिलेगा 216। तो ऊपर से ये 0 कॉमन हो गया। अब अगला डिवीजन जाएगा 5 बार, 5 2 जा 10, 5 इंटू 9 45 और 1 46, 4 कैरी ओवर हो गया, 5 इंटू 3 15, 15 और 4 19। तो ये हो गया 200। अब पॉइंट ले लीजिए 2000। अब इसका अगला डिवीजन जाएगा 5 बार, 5 इंटू 2 10, 1 45 और 6 46, 4 1960। तो हमारा जो टेम्परेचर का जो आंसर होगा वो होगा 25.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हमारा रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू से 10% ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे नोट कर ले। ये बहुत सिंपल सवाल है, पर फिर भी इसमें कैलकुलेशन है, इसके कारण हमने इसे यहाँ पर सिलेक्ट किया है। Two coils, when connected in series, have an equivalent resistance 18 ohm, and when connected in parallel, have a resistance 4 ohm. The possible values of resistance for the coils are. तो हम मान लेंगे, let the resistance of first coil, let the resistance of first coil, let the resistance of first coil हमने ले लिया R1, the resistance of second coil, the resistance of second coil हमने मान लिया R2। अब सीरीज में रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम है। तो हम जानते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, ये हो गया 18 ओम। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कहता है क्वेश्चन कि कितना है 4 ओम है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू 4 ओम। तो ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। अब यहां से हम R1 प्लस R2 की वैल्यू को यहां रखेंगे। तो R1 R2 की वैल्यू को हमने यहां रख दिया 18। तो यहां से हमें R1 इंटू R2 आ गया 72। तो अब देखिए ओरली भी कर सकते हैं। ऐसे दो नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर 18 मिले और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 72 मिले। तो डेफिनेटली एक 12 होगा और एक 6, क्योंकि 12 प्लस 6 18, 12 इंटू 6 12 इंटू 6 72। लेकिन करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है
वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो r1 माइनस r2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4r1 r2। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू को निकाल लेना है, 1 मिनट लगता है आराम से। 18 का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस 4 इंटू 72। तो यहां से हमें r1 माइनस r2 के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अब 18 का स्क्वायर करना है, अगर आपको याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करिए। 64 4 12 8 1 4 0 304। फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 8 64, 6 8 और 1। हाँ, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती है, तो ये होना चाहिए, 1 मिनट, लेट मी चेक इट। 8 इंटू 8 64, 6, ये 144 आ जाएगा। और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 1 4 12 324 324। और ये हो गया 4 इंटू 2 8 288। तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर 324 में से 288 को आपको माइनस करना है, तो ये आ गया 36। तो r1 माइनस r2 आ गया 6। r1 माइनस r2 आ गया 6। और r1 प्लस r2 18 है, r1 प्लस r2 18 है, और r1 माइनस r2 6 है, जोड़ दो तो 2r1 इक्वल टू 24, तो r1 इक्वल टू 12, तो r2 कितना हो गया 6। तो ये इसका आंसर हो गया 12 और 6। तो हम इसको ओरली भी कर सकते थे, 12 और 6, फिर भी ये मालूम होना चाहिए। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैलकुलेशन का रिवीजन में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए इसको करना जरूरी है। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर बेस्ड सवाल है, इसको आप नोट करें। When a resistor of 20 ohm is connected across a battery, the current is 0.5 ampere. When a resistance of 10 ohm is connected across the same battery, the current is 0.8 ampere. तो पूछा गया the EMF and internal resistance of the battery are। तो सबसे पहले बैटरी से 20 ओम को जोड़ते हैं। बैटरी से हमने 20 ओम को कनेक्ट किया, तो ये पहली सिचुएशन। और इस केस में करंट कितनी है हमारी 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होती है। और दूसरी बार हमने एक दूसरे रेजिस्टेंस को उसी बैटरी से जोड़ा, और उस दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10। तो जब 10 ओम को जोड़ते हैं तब कहते हैं कि करंट कितनी है 0.8 एम्पियर। तो यहाँ करंट का फॉर्मूला हमारा होगा E अपॉन R प्लस R। 0.5 इक्वल टू E अपॉन 20 प्लस R। यह हमारा पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, 0.8 इक्वल टू E अपॉन 10 प्लस R। तो ये हमने कितने इक्वेशन बना लिए, 2 इक्वेशन बना लिए। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.8 E अपॉन 20 प्लस R E अपॉन 10 प्लस R। तो ये हो गया 5/8। और फ्रैक्शन को पलट लीजिए, 20 प्लस R ये ऊपर चला जाएगा, 10 प्लस R अपॉन E कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/8 इक्वल टू 10 प्लस R अपॉन 20 प्लस R। 5/8 इक्वल टू 10 प्लस R अपॉन 20 प्लस R। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/8 इक्वल टू 10 प्लस R अपॉन 20 प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू
10 प्लस आर, 5 इंटू 20 प्लस आर 80, 8 आर 100, 5 आर, इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो गया 8 आर माइनस 5 आर इक्वल टू 100 माइनस 80, 3 आर इक्वल टू 20। तो आर की वैल्यू आ गई 20/3 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 ओम। आर की वैल्यू आ गई 20/3 ओम। तो आर तो हमने निकाल लिया। अब हम पहले इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, 0.5 इक्वल टू ई अपॉन 20 प्लस आर। 0.5 इक्वल टू ई अपॉन 20 प्लस आर, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 20 प्लस आर इक्वल टू ई। 0.5 का मतलब होता है आधा, तो ये होगा 10, हाफ आर इक्वल टू ई। आर की वैल्यू 20/3 यहाँ रखी जाएगी, 20/3 इक्वल टू ई। ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 10 प्लस 10/3 इक्वल टू ई। एलसीएम लीजिए, 30 प्लस 10 इक्वल टू ई, तो यहाँ हमें मिलेगा ई इक्वल टू 40/3 वोल्ट। तो ये इसके आंसर हो गए। ईएमएफ होगा 40/3 और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 20/3, 40/3 एंड 20/3। द फोर्थ आंसर इज। तो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, पर आपने देखा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, हमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें पेपर में ये लड़ाई जीतनी है तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हम करेंगे। ये अच्छा सवाल था, उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर है, सेल्स पर है। अच्छा सवाल है, इसे आप नोट करें। When an unknown resistance is connected across a series combination of two identical batteries, each of 1.5 volt, the current through the resistor is 1 ohm. When it is connected across a parallel combination of the same battery, the current through it is 0.6 ampere. The internal resistance of each battery is। तो देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट ये हो गई कि हमने उसे सीरीज में जोड़ा 1.5, क्योंकि ईएमएफ हमें दिया हुआ है 1.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया 1.5, और जोड़ा जाने वाला जो रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, वो भी नहीं दिया। पर हमें करंट दे दी 1 एम्पियर। अब उसके बाद वो कहते हैं कि इन्हीं सेल्स को हमने पैरेलल में अटैच कर दिया और वापस उसी रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। पर दूसरे केस में जो करंट होती है वो 0.6 एम्पियर होती है, 0.6 एम्पियर। तो ये दो सिचुएशन आपके पास आ गई। तो सबसे पहले सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। सीरीज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स अपॉन NR प्लस R। तो यहाँ बैटरी कितनी है? 2 है। ईएमएफ कितना है? 1.5 और 2R प्लस R। तो करंट आपको दी गई है 1 इक्वल टू 3 अपॉन 2R प्लस R। तो 2R प्लस R किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब यहां पर आपको पैरेलल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि कहता है E अपॉन R/N
प्लस आर। सेल का ईएमएफ है 1.5, नंबर ऑफ सेल्स है 2, और अभी करंट कितनी दी है 0.6 इक्वल टू 1.5 अपॉन R/2 प्लस आर, R/2 प्लस आर। तो इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो 0.6 इक्वल टू, वापस देखते हैं, 1.5 अपॉन R/2 प्लस आर। तो इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15/6, 5, 2। तो R, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में एलसीएम लीजिए। R प्लस 2R इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो आपको इक्वेशन मिला R प्लस 2R इक्वल टू 5। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब पहले इक्वेशन पे जाते हैं। 2R प्लस R इक्वल टू 3। 2R प्लस R इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4R प्लस 2R इक्वल टू 6। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए और फिर माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा 3R इक्वल टू 1। तो R इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/3 ओम होगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, पर टाइम 1 ही मिनट है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/3 ओम। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तो बस फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए और फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया कैपिटल 2R। फिर माइनस कर देंगे तो कैपिटल 2R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अल्फा और बीटा पर, इसको आप नोट करें। टू रेजिस्टेंस R1 and R2 मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है। The temperature coefficients of the material of R1 is alpha and that of material of R2 is minus beta। तो देखिए R1 का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अल्फा है, पॉजिटिव है, मतलब वो मेटल है। और R2 का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब वो नॉन मेटल है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अगर R1 और R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदलने के साथ नहीं बदले तो R1/R2 किसके बराबर होगा। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टेंस एट मानना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस और R2 भी रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट प्लस अल्फा है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट माइनस बीटा है। और मान लीजिए अब एट T डिग्री सेल्सियस नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं इज इक्वल टू RT1 प्लस RT2। पहले का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा और दूसरे का कम होगा। तो मान लिया कि T डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे
R1 का रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT1 हो गया, और R2 का रेजिस्टेंस कितना हो गया, RT2 हो गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, पर ये कहा गया ये किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर। तो RT1 को आप लिख सकते हैं, RT1 को हम लिख सकते हैं R0 1 प्लस अल्फा टी, पर R0 हमने कितना माना है, R0 हमने कितना माना है, R1 माना है। और इसी तरह RT2 को हम लिख सकते हैं R2 1 माइनस बीटा टी। बस इस इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं वैल्यूज को क्या करना है, रखना है, और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R1, और 0 डिग्री सेल्सियस पे दूसरे के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R2, और T डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं कि पहले का रेजिस्टेंस RT1 हो जाएगा और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT2। तो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT1 प्लस RT2। पर ये बदलता नहीं है, पहले था 0 डिग्री पे टोटल रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2, T डिग्री सेल्सियस पे टोटल रेजिस्टेंस हो गया RT1 प्लस RT2। ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया ये बदलते नहीं है। तो अब यहां पर हमें इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इक्वेशन याद करिए, फर्स्ट इक्वेशन में हम इस वैल्यू को रखते हैं। आप देखिए जो पहला इक्वेशन है उसमें हमें ये वैल्यूज को रखना है। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में जब टेम्परेचर कितना था, T था। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में जब टेम्परेचर कितना था, 0 था। अब वो कहा गया कि ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये वैल्यू रख देंगे, RT1 प्लस RT2 R1 प्लस R2। तो ये हो गया R1 1 प्लस अल्फा टी, ये हो गया R2 1 माइनस बीटा टी। तो ये स्टेप को आप समझिएगा। अब ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, R1 अल्फा टी R2 माइनस R2 बीटा टी इक्वल टू R1 प्लस R2। कैंसिल करिए, कैंसिल हो गया। तो R1 अल्फा टी माइनस R2 बीटा टी इक्वल टू 0। तो R1 अल्फा टी को हम लिख सकते हैं R2 बीटा टी। अब यहां टी कट जाएगा तो हमारा इक्वेशन बना R1 अल्फा इक्वल टू R2 बीटा। तो R1 बाय R2 क्या होगा, बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बीटा बाय अल्फा। तो फोर्थ आंसर इज, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है, बट इट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम इन द एग्जामिनेशन, बीटा बाय अल्फा। और आप इससे कंफ्यूजन मत होइए, पहले वायर का हमने R1 रेजिस्टेंस माना 0 डिग्री सेल्सियस पे, RT1 माना T डिग्री सेल्सियस पे, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस हमने R2 माना 0 डिग्री सेल्सियस पे, और T डिग्री सेल्सियस पे दूसरे का रेजिस्टेंस हमने माना RT2। कंडीशन के हिसाब से टेम्परेचर बदलने में भी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में नहीं बदलती। बस फिर क्या था, इक्वेशन हमने रख दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ। ये भी आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे जो बेस क्वेश्चन है, पर इसमें पूछने का तरीका क्या है थोड़ा अलग है, तो इसको आप नोट करें। अब क्वेश्चन कहता है रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर इज 10 ओम, 10 ओम है, और अल्फा दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। इफ ए करंट ऑफ 30 एम्पियर इज फ्लोइंग इन इट एट 20 डिग्री सेल्सियस, यदि इसमें 20 डिग्री सेल्सियस पर 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए अब ये कहा गया है रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर इज 10 ओम, तो थोड़ा हिडन है क्वेश्चन में 10 ओम किस टेम्परेचर पे है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स लेंथ कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाए, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 120 डिग्री सेल्सियस, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाकर 120 डिग्री सेल्सियस करा जाए,
व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है उसका 10 ओम, और यह हमें दिया हुआ है, और अल्फा दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, और करंट भी दी गई है कितनी, 30 एम्पियर। 30 एम्पियर करंट फ्लो होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमसे पूछा गया है कि कितनी करंट फ्लो होगी जब टेम्परेचर को बढ़ाकर अगर हम क्या कर दें 120 डिग्री सेल्सियस कर दें। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस अब हमें नहीं मालूम कितना है, तो ये इसका कंसेप्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रखा जाता है। तो आप ओम्स लॉ जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, हम वही यूज करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट 120 डिग्री सेल्सियस, करंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, resistance at 20 degree Celsius, current at 120 degree Celsius, resistance at 120 degree Celsius। अब यहां पर हमें क्या करना है, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी का यूज करना है। तो R20 को हम लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिए, R0 1 प्लस 20 अल्फा, और R120, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं R0 1 प्लस 120 अल्फा, ये लिखा जा सकता है। तो अब ये इस इक्वेशन में यहां पर हमें R20 की जगह ये लिखना है और R120 की जगह ये लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगले स्लाइड में फिर से कॉपी करते हैं। I20 इंटू R20, I120 इंटू R120। अब देखिए R20 को लिखा R0 1 प्लस 20 अल्फा, क्योंकि टेम्परेचर 20 है, और I120 निकालना है, R120 को लिखा R0 1 प्लस 120 अल्फा। तो ये R0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और 20 डिग्री सेल्सियस पे करंट की वैल्यू दी गई है 30, और 120 डिग्री सेल्सियस पे करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस पे करंट की वैल्यू होगी 30 इंटू 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 120 1 प्लस 120 अल्फा। अब यहां पर हमें अल्फा की वैल्यू को रखना पड़ेगा, यहां पर हमें अल्फा की वैल्यू को रखना पड़ेगा, जो कि दी गई है 5 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। अगली स्लाइड में जाते हैं, तो इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं। I120 इक्वल टू 30 इंटू 1 प्लस 20 अल्फा अपॉन 1 प्लस 120 अल्फा। अल्फा की वैल्यू रखेंगे 30, 25 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 120 इंटू 5 इंटू 10⁻³। ये वैल्यू रख दी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। 30 और ये हो गया 120 इंटू 5 100, 100 इंटू 10⁻³ नीचे देखिए 120 इंटू 5 600 इंटू 10⁻³ अब I120 इक्वल टू 30 1 प्लस 0.1 आ जाएगा, और ये 600 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.6। तो I120 हो गया 30 इंटू 1.1 अपॉन 1.6।
डेसिमल को एडजस्ट करिए, 30 इंटू 11 अपॉन 16 कैंसिल कर दीजिए 2 से, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 11 165 डिवाइडेड बाय 8 एम्पियर करंट। अब हमें 165 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 165 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहीं पर कर लेते हैं या उसी स्लाइड पे करते हैं जहां पर हमने ये से लिखा था, 160 डिवाइडेड बाय 8। दो बार जाएगा, एट सिक्स जा 6 बार जाएगा तो 48। तो ये हम कह सकते हैं कि 2.6 एम्पियर 2.6 एम्पियर करंट फ्लो होगी। कितने एम्पियर करंट फ्लो होगी? 2.6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो V इक्वल टू कांस्टेंट, तो IR इक्वल टू कांस्टेंट, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। एक टेम्परेचर है 20 डिग्री और एक टेम्परेचर है 120 डिग्री, तो ये आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो 120 डिग्री सेल्सियस पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? 2.6 एम्पियर। अच्छा सवाल था। अब देखिए, ये हमारा ये सवाल है जनरल बेसिक क्वेश्चंस ऑन रेजिस्टेंस, इसको नोट आप कर लें। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10 to the power -6 ohm meter and diameter 2 mm that should be wound on a cylinder of diameter 5 centimeter to obtain a resistance of 40 ohm। तो सबसे पहले हम देखें, एक सिलेंडर है जिसपे हम ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, जिसपे हम वायर को लपेट रहे हैं। तो रेडियस, क्योंकि डायमीटर इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 5/2 सेंटीमीटर हो गई। अब लेंथ ऑफ वन टर्न, लेंथ ऑफ वन टर्न, अब यहां हम बात करते हैं लेंथ ऑफ वन टर्न की, एक फेरे की। लेंथ ऑफ वन टर्न विल बी 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो थोड़ा इसको हम कैपिटल में लेंगे, 2 पाई आर। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कितने हैं? n है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ हो जाएगी n इंटू 2 पाई आर। तो इस टोटल लेंथ को रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रखना है। रो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रो दिया हुआ है आपका 10 to the power -6 ओम मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। जो वायर है वो 2 mm, उसकी डायमीटर कितनी है? 2 mm। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम निकालेंगे पाई d²/4 से, और डायमीटर दी गई है 2 mm। 2 mm। अब रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। थोड़ा इसको बना लेते हैं, रो एल अपॉन पाई d²/4। तो R इक्वल टू रो इंटू N2 पाई R, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन पाई d², पाई से पाई कैंसिल। तो हमें मिला R इक्वल टू रो N 2 इंटू 4। अब 2 इंटू 4 को थोड़ा हम यहां लिखेंगे, कितना हो गया? 8 रो N R बाय d²। अब हमें n निकालना है कि कितने टर्न्स होंगे, तो n को हम लिख सकते हैं R इंटू d², क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, अपॉन 8 रो R। अब हमें दिया गया है कि रेजिस्टेंस कितना है? 40, और डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन दी गई है 2 mm।
तो 2 mm को हम बदल देंगे मीटर में, 2 × 10⁻³ स्क्वायर, 8 कैंसिल हो जाएगा, रो दिया हुआ है 10⁻⁻6, और ये जो रेडियस दी गई है 5/2 सेंटीमीटर है, तो 5/2 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, तो ये आपका आ गया। देखिए 2 8 40 को कैंसिल कर देगा, कितनी बार 5, ये 5 से 5 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 × 10⁻⁻6, और नीचे बचेगा 10⁻⁻6 × 10⁻⁻2, तो ये 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, तो अब बचा 2 × 4 8 अपॉन 10⁻⁻2, ये ऊपर जाएगा 8 × 10⁻2, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए 800 टर्न। अगर आप उस सिलेंडर पे 800 फेरे लगाएंगे तब जाके रेजिस्टेंस कितना होगा 40 ओम होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है और इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ डायमीटर, ये जो 2 mm है, ये है डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, वायर के क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है। ये देखिए वायर इस तरह से होता है, ये उसका डायमीटर, और ये जो जिस सिलेंडर पे हमने उसे लपेटा है वो उसकी रेडियस है। तो एक फेरे की लंबाई, एक टर्न की लेंथ कितनी होगी 2πr, तो n की कितनी होगी n × 2πr। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए 800। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर लें। अब इस लेक्चर में यहीं पर हम इसे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे और अपने रिवीजन को मजबूत करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आप हमें बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए, और इस लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, आप अपना रिवीजन करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन में कहाँ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आप दूर करिए। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगेन थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।